केमिस्ट्री में वी आर स्टडीइंग मैटर. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स. बातें नहीं करो बच्चों, बातें नहीं करो यार. जब क्लास स्टार्ट कर देता हूँ बड़े में पानी बातें ना किया कर, तंग होता हूँ मैं. सर एक ब्लैक कलर का मुझे मार्कर ला दें. इसमें ब्लैक जो मार्कर पड़ा है उसमें इंक नहीं है. पार्टिकल्स में जो सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या है? वो होता है एटम. हमें क्या सीखना है? एटम का स्ट्रक्चर. एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्ट्रेट अवे अगर मैं अपना टॉपिक लिखूं तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक है, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या सीन है जी? सर जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है द साइंस ऑफ क्या? द साइंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्या? इन द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम. इन द डिफरेंट, थैंक यू, इन द डिफरेंट शेल्स या सब शेल्स या ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम. हमने सबसे पहली यहाँ पे बात क्या करना स्टार्ट की? हमने सबसे पहले आपको शेल्स के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया. और हमने शेल्स के बारे में क्या पढ़ाया? हमने शेल्स को पाथवे फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन्स कहा, पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कहा, रीजन वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस कहा. फिर हमने कहा जिनको असल में या तो क्या बोलें, एनर्जी लेवल बोल दें या वगैरह वगैरह वगैरह. करते करते हमने क्या लफ्ज़ निकाला जी? एक लफ्ज़ हमने मेन शेल. एग्जैक्टली हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ने के लिए जो सबसे पहले पढ़ना होता है वो होता है शेल्स. शेल्स के लिए हमने क्या लफ्ज़ निकाला जी? मेन शेल्स. मेन शेल्स के लिए हमने क्या लफ्ज़ निकाला? प्रिंसिपल शेल्स. उन प्रिंसिपल शेल्स का एक क्वांटम नंबर होता था, इसलिए हमने उनका नाम क्या बना दिया? प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स. जो प्रिंसिपल क्वांटम शेल्स, ये असल हमारा नाम है जी. वैसे तो ओ लेवल वाला बच्चा उसको शेल ही कहता है, लेकिन हम ए लेवल वाले बच्चे उसको या तो मेन शेल कहते हैं या उसको प्रिंसिपल शेल कहते हैं, या बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएं तो हम उसको प्रिंसिपल क्वांटम शेल कहते हैं. साइंस क्या होती है? सर साइंस तो वही है, के शेल वाली, एल शेल वाली, एम शेल वाली या एन शेल वाली. या फिर साइंस क्या है? पहले शेल वाली, दूसरे शेल वाली, तीसरे शेल वाली, चौथे शेल वाली. या फिर साइंस क्या है? सर वो जिसका n = 1 होता है, जिसका n = 2 होता है, n = 3 होता है या n = 4 होता है. ये n 1 2 3 4 क्या होता है? सर जी n 1 2 3 4 उसका एनर्जी या तो शेल नंबर होता है या एनर्जी लेवल नंबर होता है. अब फिजिक्स में वो एनर्जी लेवल का नंबर होता है और केमिस्ट्री में वो शेल का नंबर होता है. हमने खैर जितनी भी फिज़िक्स वाली बातें करनी थी थोड़ी थोड़ी करते गए और थोड़ी थोड़ी लपेटते गए. फिर करते करते हम उसमें से निकल जाते थे. निकलते निकलते मैं तो आज तो उस क्वांटम के वर्ड में भी नहीं फंसूंगा. आज मैं एनर्जी के लेवल का जो वर्ड है उसमें भी नहीं फंस रहा. आज मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको किसी भी क्वांटम नंबर में, किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में या किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहाँ पे हम फंसे हुए थे. और वो क्या कॉन्सेप्ट था जी हमारा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी प्रिंसिपल क्वांटम शेल इज इक्वल टू क्या? हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है जी? हमारा था जी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हाट? इन एनी क्या? इन एनी प्रिंसिपल क्वांटम शेल. इट डिपेंड्स अपॉन क्या? इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है. और उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या निकाला था? उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला जी 2n². 2n² को जब हमने फॉलो किया तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या निकली कि सर पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2. दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8. तीसरे में कितने आए? 18. तो लो जनाब, जब तीसरे में 18 आए तो हम इधर ही जाके फंस गए कि सर ये क्या कहानी है. वैसे इसी फार्मूले को अगर मैं कैरी करूं तो चौथे में कितने आएंगे? 2 × 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर 16, 16 × 2 32. उस हिसाब से अगर मैं चौथे शेल की बात करता तो चौथे शेल में कितने होते हैं? वैसे आप लिख दीजिए, आपने कल लिखा हुआ है कहीं. नंबर 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल. 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल. 8 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल. 18 उसी के नीचे लिखें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्या? देखिए जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
KLMN, m के बाद क्या है n, इन n शेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n शेल कितने निकलते हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा सर? 2 इंटू 4 का स्क्वायर करें तो 32 आंसर आता है। किसी को मसला है? हमें 18 में मसला है तो 32 में तो बहुत बड़ा मसला होगा। हमारे 18 का मसला अभी तक हल नहीं हुआ तो हम 32 का मसला किधर से हल करेंगे? आई थिंक 32 तो बिल्कुल बहुत बात की बात है। हमें 18 को हाईलाइट करना चाहिए कि हमें सबसे पहले किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। ये 8 है कि 18 है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। आई थिंक ये प्रॉब्लम ओ लेवल में तो बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। या ओ लेवल में हम एक काम करते थे, हमने ओ लेवल में कहा हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही किसकी करेंगे? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में, बल्कि मैं फर्स्ट 20 की बात भी नहीं करना चाहता, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट 18 की। हमने ये पढ़ा है कि हम ओ लेवल में फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन पढ़ते होते हैं, ठीक है। तो पहले में कितने आते हैं? 2, दूसरे में कितने आते हैं? 8, तो तीसरे में आते ही कितने हैं? वो मैक्सिमम 8 ही हो जाते हैं। जब वो 9वां आया कैल्शियम वाला और पोटाशियम वाला, तो वहाँ हमने क्या किया है क्या नहीं किया, वो एक मसला है जी, हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओ लेवल में इस 8 या 18 का इलाज ये निकाला जाता है कि भाईजान तुम से ना पहले 18 या 20 से आगे किसी एलिमेंट की डिस्कशन ही नहीं होनी, तो तुम इस मसले में पढ़ो ही ना। तुम्हें पहले शेल का सवाल आ जाएगा या हाइड्रोजन का, हीलियम का। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की 1 कन्फिग्रेशन है तो हीलियम की 2 है। उसके बाद लिथियम से लेकर तो नियोन तक आ जाएगा। उसमें क्या होगा? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, ये भी ठीक है। फिर आ जाएगा सोडियम से लेकर आर्गोन तक 2,8,1, ये 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8, ये भी ठीक है। हमें तो 2 जगह से प्रॉब्लम हुई है। पोटेशियम के केस में क्या था? इट वॉज 19, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इट शुड बी 2,8,9। हमने क्या लिखा? 2,8,8,1। तो ये हमने क्या किया? ये कैल्शियम में मसला हुआ, 2,8,8,2 होना क्या चाहिए था? अकॉर्डिंग टू दिस 2,8,10 होना चाहिए था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हमने ओ लेवल में सिर्फ 2 गलतियां की हैं। अब वो गलतियां हैं या एक्सेप्शंस हैं, वो क्या है क्या नहीं है। हमने जब पढ़ाने ही पहले 18 या 20 एलिमेंट्स थे तो हमने 18 का जिक्र ही नहीं किया, और अगर किसी ने जिक्र किया तो गलत जिक्र किया है, उसकी ज़रूरत ही नहीं बनती थी, ठीक है। और अगर किसी ने कर दिया है तो उसको फिर समझाना चाहिए था कि यार ये 2,8,18 कहाँ पे अप्लाई होती है बात। हमारे वाले पे तो 2,8,18 वाली कहानी नहीं आई, तो कन्फ्यूजन सी डेवलप हुई भी है। उसका ऑर्डिनरी वर्जन ये है सर इतने कम एलिमेंट्स डिस्कस होंगे जिसमें मसला डेवलप ही नहीं होगा। ये मसला मैक्सिमम डेवलप होता है फॉर पोटाशियम एंड फॉर कैल्शियम। उधर हम इसका क्या इलाज निकालते हैं क्या नहीं निकालते, हम वो ओ लेवल में 2,8,8 रिमेनिंग करके अपना गुजारा चला देते थे। अभी हमारे सिलेबस में आई होप यू नो कि 20 एलिमेंट्स तो नहीं है, कम से कम 40 तो एड्रेस करने हैं मैंने, कम से कम 40 एलिमेंट्स तो मैंने एड्रेस करने हैं। और उसकी मर्जी आई तो वो 110th एलिमेंट भी पूछ लेगा मुझसे, ठीक है। ये तो उसकी मर्जी है कि मुझसे कौन सा एलिमेंट की कन्फिग्रेशन करवा लेता है। तो मुझे वो पूरी स्टैंडर्ड बात अभी करनी है। हाँ, अब उस स्टैंडर्ड बात में क्या है, वो कहते हैं जनाब ए लेवल में मैं ये नहीं कर सकता कि मैं कहूँ यार मसला सिर्फ जो है वो कैल्शियम या पोटाशियम के साथ है और बाकी किसी का मसला ही नहीं है। ए लेवल वाला इस मसले को बड़ा हेड ऑन कोलाइड करता है, कहता है भाईजान पूरे का पूरा टॉपिक डेवलप करो। इस मसले का इलाज शेल्स में है ही नहीं। इस मसले का इलाज ही कब समझ आता है? जब बच्चे को सब शेल्स की बात समझ आती है। जब तक आप उसको सब शेल नहीं समझाते हो तब तक उसको कभी भी ये 8 और 18 का मसला तुम रिजॉल्व ही नहीं कर पाओगे। बेशक उसको कहते रहो पहले 18 पे मसला नहीं है तो अगले 18 पे मसला है, तो ये कहेगा यार क्या मतलब है, पहले 18 के रूल्स कुछ और हैं, अगले 18 के रूल्स कुछ और हैं। फिर कहना नहीं रूल्स तो सबके सेम है, तो कहेगा फिर ये क्या बात हुई, पहले 18 पे कुछ और करो तो अगले 18 पे कुछ और करो, ठीक है। तो खैर इतना बेवकूफ़ हम ओ लेवल के बच्चे को बना सकते हैं या इतना ऑर्डिनरी हम ओ लेवल के बच्चे के साथ कर सकते हैं। एडवांस लेवल के बच्चे के साथ सीधी सीधी नॉलेज करनी है, उसको ट्रू नॉलेज देना है, चाहे वो मुश्किल नॉलेज हो जाए, ठीक है। ओ लेवल में असल में क्या किया जाता है, हर नॉलेज का ऑर्डिनरी लेवल बयान करना है ना। तो जब हर नॉलेज का ऑर्डिनरी लेवल बयान करना है तो करेंगे क्या,
क्या पता वहाँ काम को ऑर्डिनरी करने के चक्कर में काम ही ख़राब हो जाए। वहाँ अक्सर क्या होता है, काम को जब हम ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करते हैं या उसका लेवल बहुत ऑर्डिनरी करने की कोशिश करते हैं तो हम इतना सिंपल कर देते हैं, बात को इतना सिंपल कर देते हैं कि गलत हो जाती है। लेकिन हमें तब इस चीज़ की इतनी बड़ी परवाह नहीं है कि यार वो गलत भी हो गई है, कोई बात नहीं, बात तो सिंपल हो गई है ना, ज़िंदगी तो आसान हो गई है ना, काम तो 18 से जान तो छुड़ा दी ना मैंने। ओ लेवल को इतना आसान किया कि 18 का नाम ही नहीं लिया। मैं तो नहीं लेता भाई, मैंने आज तक कभी ओ लेवल में 18 इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी नहीं लिया, ठीक है। हालांकि मुझे पता गलत है, मुझे उसको बताना चाहिए, लेकिन मैं उसको बता के उस बेचारे के दिमाग में, मेरे दिमाग में बम फटा है काफ़ी नहीं, उसके दिमाग में क्यों बम फाड़ूँ कि नहीं जनाब ये होंगे तो 18, लेकिन तुम लिखोगे 8, पोटाशियम आएगा तो 8 के बाद 1 लिख देना, कैल्शियम आया तो 8 के बाद 2 लिख देना। कहेगा सर ये क्या मजाक है, ठीक है। तो हम ऐसा कोई मजाक ही नहीं करते हैं, हम कहते हैं जी होता ही क्या है, होता ही है 2 8 8 रिमेनिंग, हम उसको बात ये बताते हैं। अब हालांकि किसी एक्चुअल टीचर को फॉलो किया जाए, किसी ए लेवल के टीचर को कहा जाए, वो कहेगा नहीं यार ये 2 8 8 रिमेनिंग, नो इट शुड बी 2 8 18 एंड 32 एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और क्या पता अगर उसको ए लेवल की केमिस्ट्री भी आ गई, वो कहेगा नहीं 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 सर ये भी गलत है, ये जो आपने इतना सिंपल करके लिख दी ना 2 8 18 32, इसके अंदर भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब वो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एड्रेस करने के लिए आई थिंक टू एक नोट लिखेंगे, लेकिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 or 18 electrons in the third shell, to understand the concept of 8 or 18 electrons in the third shell, in the third main shell, to understand the concept of 8 or 18 electrons, 8 or 18 electrons in the, to understand the concept of 8 or 18 electrons in the third main shell, in the क्या जनाब, third main shell, we need to understand, we need to develop some concept of subshells। ये लिखिए, we need to develop some concept of subshells। जी जनाब, we need to develop some concept of subshells। ठीक हो गया जनाब जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो क्या है, आज के टॉपिक का नाम लिखिए सबशेल्स, अंडरलाइन द वर्ड सबशेल्स। एंड आज के टॉपिक का नाम लिखो जी, हमारी कल की बात हो गई, आज का टॉपिक है सबशेल्स, सबशेल्स। जी भाई, सबशेल्स के बारे में मैंने आपको क्या बात बतानी है, एक तो आई होप आपको उसके वर्ड से ही कोई उसकी मीनिंग समझ आ रही होगी। क्या मीनिंग समझ आ रही है? जैसे आपने एक पढ़ा है एटम एज अ पार्टिकल, एक पढ़ा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये क्या पढ़ा आपने कि सर एक होता है एटम, एक होता है एटम के अंदर थोड़ी छोटी चीज़ें, एटम से छोटी, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऐसे ही पढ़ा ना आपने, एटम के लेवल से छोटे लेवल के पार्टिकल्स, ठीक है। सिमिलरली शेल्स या फिर सब शेल्स, तो आप सब शेल्स क्या होंगे सर जी, नॉर्मल शेल के लेवल से छोटे लेवल के शेल्स। अब नाम का तो मीनिंग यही है, वर्ड मीनिंग क्या है, सब शेल्स का मतलब क्या है, अंग्रेजी इसकी क्या बनाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ों की अंग्रेजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा सर सब शेल तो छोटे लेवल का शेल, ठीक है। शेल एट अ स्मॉलर लेवल एज कम्पेयर टू क्या, मेन शेल, मैं ये लिखूंगा नहीं, बोल रहा हूँ, क्योंकि एट अ स्मॉलर लेवल का मतलब क्या होगा, वो दूसरा भी एक लेवल चल रहा है हमारा दिमाग में लेवल का एक और मीनिंग भी चल रहा है। शेल खुद एक लेवल होता है, एनर्जी लेवल वाला मीनिंग चल रहा है, मैं उस लेवल को भी कैरी नहीं करूँगा सर, ठीक है। जब मैं उस लेवल को कैरी नहीं कर रहा तो मैं इसकी ना अंग्रेज़ी भी नहीं लिखवाऊँगा। खैर हाँ, अंग्रेज़ी के लिए मैं सर उसामा आ गए हैं तो उनसे थोड़ी हेल्प लूँगा। सर जी मैं ना एक जुमला बनाना चाह रहा हूँ सब शेल के लिए, कि शेल से छोटे लेवल का शेल है, लेकिन मैं लेवल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, क्योंकि लेवल का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा तो मुझे कोई एनर्जी लेवल का लफ्ज़ वाला प्रॉब्लम है,
लेकिन मैं कुछ जुमला लिखवाना चाहता हूँ। व्हाट इज सब शेल? सर जो लफ्ज सब है ना, हाँ, ये कहते ही इसको, जैसे रास्ता है तो रास्ते से नीचे का रास्ता सबवे होता है। वे एंड सब वे। अरे वाह, क्या बात है सर जी। जैसे सब हम वो पढ़ते हैं पार्टिकल्स नहीं, हाँ, सब वो मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। पार्टिकल्स से नीचे सब सब एटॉमिक पार्टिकल, बिल्कुल ठीक। शेल से सब शेल और मैं तो इनको कल कहीं वो पुलिस वाली एग्जांपल भी दे चुका था कुछ दिन पहले, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं जी। फिर मैंने इनको कहीं सेट्स की भी एग्जांपल दी हुई है, सेट्स तो सब सेट्स। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हूं, ठीक है, तो मुझे अंग्रेज़ी सही तरह करनी है सर, है जी। शेल्स का सब शेल, तो सब शेल को मुझे कुछ अंग्रेज़ी बनानी है। शेल के लिए क्या लिखा है सर? पाथ्स अलोंग विच, वो क्या जी, अलोंग विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, या रीजन्स अलोंग विच इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड, ठीक है। तो मुझे वो सब का मतलब समझाना है बस। पार्ट ऑफ रीजन। हाँ, एग्जैक्टली। व्हाट इज इट? सब शेल क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ मेन शेल। जैसे लेंस सर मोटरवे पे छह रोया वाली हाँ, एक आधी लेन जो आएगी। बड़ी नहीं, जैसे वायर होती है मोटरवे, हाँ, कनाडा अमेरिका में 6 मैं तो सर कभी नहीं गया। जी सर, हाँ जी। एक साइड पे 6 इधर से जा रही है और हाँ। 6 इधर से आ रही है, तो उनको क्या कहेंगे? वो हमारी सब लेंस होती सब। अरे यार, ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है यार, बड़ी क्लासिक एग्जांपल आई है कि सर जी जो रोड चल रही है उस रोड पे कितनी लेन्स हैं? 6 लेन्स हैं। तो उन 6 लेन्स को कहते हैं सब लेन्स। कुछ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी। तो होती तो रोड है, तो रोड की सब रोड्स नहीं होती, तो ओवरऑल लेन है, लेकिन लेन की सब लेन्स। जी पुत्र, ऊंचा बोलिए। स्मॉलर डिवीजन ऑफ क्या? ऑफ अ शेल, स्मॉलर डिवीजन ऑफ अ शेल। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। सर आप मतलब ड्राइंग बना सकते हाँ, ये आई ना असल बात। कहता है सर जी अंग्रेजी के टीचर हैं आप कोई हैं? अंग्रेजी में आपने अंग्रेजी सिखानी होती है, केमिस्ट्री में अंग्रेजी थोड़ी सिखानी है। ड्राइंग बनाएगा खुद ही समझ आ जाएगा यार ये मेन लेवल क्या है तो सब लेवल क्या है। बात आप समझ आएगी नहीं आई है? तो इसका मतलब ये है मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कौन सी कोई अंग्रेजी पढ़ानी है, हर लफ्ज़ की डेफिनेशन देनी है मैंने। वो कुछ लफ्ज़ों की डेफिनेशन हमारे दिमाग में अंग्रेज़ी का खुद ही मीनिंग डेवलप होता है। हम कुछ चीज़ों का मीनिंग तस्वीरों से बनाते हैं। तस्वीर मुझे समझ आ गई तो आपको क्या हो जाएगा? आपको खुद ब खुद ही बात समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या करूं, मेरी भी एक मजबूरी है, कुछ तो लिखवाऊंगा यार। सर जी प्लीज़ एक जुमला लिखवा दें। व्हाट इज सब शेल? जो पार्ट ऑफ द, अगर उसको रीजन लिखा है ना, हाँ, जो असल सब शेल हाँ, है केमिस्ट्री में, हाँ। तो मुझे सेंस ऑफ इट इज पार्ट ऑफ द रीजन। लिखें जी, इट इज़ पार्ट ऑफ द मेन शेल। इट इज़ पार्ट। सब शेल क्या होता है? सब शेल लिखा है, सब शेल्स लिखा है? सब शेल्स लिखा है तो फिर पार्ट्स होंगे ना। दीज आर पार्ट्स ऑफ क्या? ऑफ अ मेन शेल। दीज आर पार्ट्स ऑफ अ मेन शेल। दीज आर पार्ट्स ऑफ, चूंकि सब शेल्स लिखा हुआ है बेटा ऊपर, इट तो नहीं होगा, फिर दीज होगा, हैं जी। और सर में सर मौजूद है, सर आप ना होते ना कसमें ऐसी पुटी सीधी अंग्रेजी मारता हूँ, ठीक है। अब आप मुझ पे हंसे ना तो मैं थोड़ा अंग्रेजी ठीक करने की कोशिश कर। जी जी जी, हैं जी, मैं लिखवाऊंगा ये जुमले भी मुझे पसंद आया। दीज आर शेल्स विद इन सब शेल्स। विद इन क्या? मेन शेल्स। पहले क्या लिखा है? दीज आर पार्ट्स ऑफ मेन शेल्स। पहले जुमले लिखिए, दीज आर पार्ट्स ऑफ मेन शेल्स। दीज आर पार्ट्स ऑफ मेन शेल्स, या ये लिख दें, या वो लिखें दीज आर शेल्स विद इन शेल्स। दीज आर शेल्स विद इन शेल्स, ये जुमला भी ठीक है। दीज आर शेल्स विद इन शेल्स। अच्छा जी, अब इसके लफ्जी जुमले से निकलते हैं यार। मैं लफ्ज़ों में नहीं फंसना चाह रहा, मुझे लफ्ज़ों में से निकलना है। पहला लफ्ज़ भाई निकलना है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है। बड़ा गलत जगह पे जाके मैं फंस जाता हूँ, मुझे वहाँ से निकलना है। पहला जुमला मैंने क्या बोला? दीज आर पार्ट्स ऑफ मेन शेल्स। फिर हमने क्या बोला? दीज आर, हैं ये भी शेल्स हैं बट दे आर विद इन शेल्स। दीज आर शेल्स विद इन शेल्स। दीज आर शेल्स विद इन मेन शेल्स। दीज आर शेल्स विद इन मेन शेल्स। जी प्लीज़ 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 कहीं जी, एक और जुमला कहीं जी। दे मेक अप अ मेन शेल। ठीक है जी, लिखें लिखें। कुछ और आता है तो बताते ना यार, सारे अंग्रेजी की क्लास चलाएं जी। जी जी, आप ही बोल दें यार, रह ना जाएं कहीं आप। डिविजन्स ऑफ, दीज आर डिविजन्स ऑफ मेन शेल्स। लिखें जी, ले भी लिखें जी, डिविजन्स ऑफ मेन शेल्स। हाँ जी, पहले क्या लिखा है? दीज आर पार्ट्स ऑफ अ मेन शेल। दीज आर शेल्स विद इन मेन शेल्स। दे आर
दे मेक अप अ मेन शेल। आगे क्या लिखा है? दीज आर डिविजन्स ऑफ मेन शेल, दीज आर डिविजन्स ऑफ मेन शेल। को रह गया भाई? एनीवन प्लीज? नो? चलो जी, अब चलते हैं असल बात की तरफ। मुझे सीधा सीधा लिखवाना था, हर मेन शेल में एक या एक से ज़्यादा सब शेल्स होते हैं। यहाँ से असल हमारी बात स्टार्ट होगी, ठीक है? तो अगला जुमला लिखें प्लीज। ईच मेन शेल each main shell is composed of क्या जनाब? one or more shells, one or more subshells. Each main shell is composed of one or more subshells, one or more subshells. अच्छा, हर मेन शेल के अंदर मैंने ये क्यों नहीं सीधा सीधा कह दिया कि ईच मेन शेल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी सब शेल्स? मैंने पहले जुमला क्या बोला? ईच मेन शेल इज कंपोज्ड ऑफ वन और क्या? और मोर सब शेल्स। इसका मतलब क्या पता कोई मेन शेल ऐसा हो जिसमें सब शेल ही एक हो, कोई मेन शेल ऐसा हो जिसमें सब शेल्स दो हो, कोई मेन शेल ऐसा हो जिसमें सब शेल्स तीन हो, कोई मेन शेल ऐसा हो जिसमें सब शेल्स चार हो। अच्छा, किस मेन शेल में सब शेल एक होगा? पहले वाले में। किस मेन शेल में दो सब शेल्स होंगे? दूसरे वाले में। किस मेन शेल में तीन सब शेल्स होंगे? तीसरे वाले में। किस मेन शेल में चार सब शेल्स होंगे? तो किस मेन शेल में कितने सब शेल होंगे? ये डिपेंड करता है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। हाँ जी, अगर उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हुआ तो उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स भी 1 होंगे। अगर उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हुआ तो उसमें क्या होगा? उसमें मेन शेल में उसमें सब शेल्स भी 2 होंगे। अगर उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हुआ तो उसमें सब शेल्स की तादाद भी 3 होगी। आई थिंक जो मुझे अगली बात लिखनी है वो लिखें, नंबर ऑफ सब शेल्स, number of subshells in any main shell equals क्या? equals का निशान लगा दें या चलें अंग्रेजी में लिख दें। equals क्या? equals to its principal quantum number। इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि सर जी सब शेल का मतलब क्या था वो तो हम निकाल चुके हैं। बुनियादी बात है कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन व्हाट? इन एनी मेन शेल इज इक्वल टू क्या? इट्स कौन सा नंबर? इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप यू नो इसका सिंबल क्या होता है? एन। क्या सिंबल होता है इसका? एन। अगर किसी मेन शेल का एन 1 है तो क्या होगा? तो उसमें सब शेल्स भी एक होंगे। किसी का मेन क्या होता है? किसी का मेन शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो आई थिंक मुझे इसका क्या कर देना चाहिए? मुझे इसका भाई एक टेबल सा बना देना चाहिए, ठीक है? और उस टेबल को बना के मैं बताता हूँ कि क्या सीन होगी क्या नहीं। खैर बार एक सेकेंड यार, ये मेन शेल्स का क्या सीन था? मेन शेल्स के नाम क्या थे? KLMN, ठीक है? आपको पता है सब शेल्स के नाम क्या होंगे? SPDF। अच्छा, और KLMN हमने लिखे थे कैपिटल लेटर्स बनाकर। हम ये सब शेल्स लिखेंगे कैसे? स्मॉल लेटर्स। क्यों जी? सर वो मेन शेल्स हैं तो बड़ा बड़ा करके लिखेंगे, ये सब शेल्स हैं तो छोटा छोटा करके लिखेंगे। किसी को मसला है? तो एक और जुमला मैं, बल्कि इससे पहले कि मैं जुमला लिखवाऊँ, टेबल बनाएं जी पहले इस नोट के नीचे। नंबर ऑफ सब शेल्स इन एनी मेन शेल इज इक्वल टू क्या? इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक टेबल बनाता हूं। टेबल की जरा हेडिंग्स सुन लीजिए। पहले बताएं मैं इधर क्या लिखूंगा जी? सर मैं यहां पे मेन शेल लिखूंगा कि कौन से मेन शेल की बात हो रही है। फिर मैं बताऊंगा उस मेन शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। फिर मैं उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताऊंगा तो मैं बताऊंगा उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं
फिर जब मैं ये बता दूंगा उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स कितने हैं, तो उन सब शेल्स के भी फिर क्या है, नेम ऑफ सब शेल, सब शेल्स क्या हैं, ये लें जी, ये 4 कॉलम्स हैं भाई, 1 2 3 4। सुनो जी, क्या बात हो रही है, हमें इस तरह का एक टेबल बनाना है, जिस टेबल में मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, मेन शेल, किसकी बात करूं, कैपिटल के वाले की, किसकी जनाब, कैपिटल के, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 1, तो इसमें नंबर ऑफ सब शेल्स क्या होंगे, सर जी 1 ही होंगे, और उस 1 वाले का नाम क्या होगा, उस 1 वाले का नाम होगा स्मॉल एस। ये लो भाई, यहां तक अगर किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें। क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेन शेल के है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, अगर उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो सर उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स वो कितने, वो भी 1 है। अगर उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स भी 1 है तो क्या होगा, तो क्या होगा, सर जी वो कौन होगा, उसका नाम क्या है, मैंने उसका नाम एस रख दिया। अब एस किस बुनियाद पर रखा है, सर जिस बुनियाद पे के रखा है, के रखने की क्या बुनियाद थी, कोई भी नहीं, तो एस रखने की क्या बुनियाद है, थोड़ी सी है, अभी नहीं, आगे अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा तो मैं समझाता हूं कि यार ये इसका क्यों एस नाम क्यों है। बहरहाल के बाद अगला क्या है जी, एल लिखें जी, एल का क्या सीन है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो नंबर ऑफ सब शेल्स भी 2, कौन कौन से, सर जी एस एंड पी, एस एंड पी। अच्छा, मुसीबत यह है कि आपका जो के एल एम एन है वो तो सीक्वेंस है ना, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, लेकिन एस पी डी एफ कोई सीक्वेंस नहीं, एस पी डी एफ कौन सी साइंस अल्फाबेट्स है भाई, एस पी क्यू आर एस टी, पी पहले आता है एस बाद में आता है, ठीक है, एस पी डी, डी तो बहुत शुरू, नो सीक्वेंस, तो सीक्वेंस वाली साइंस नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई और साइंस होगी, एस का मतलब कुछ और होगा, पी का मतलब कुछ और होगा, डी का मतलब कुछ और होगा, एफ का मतलब कुछ और होगा, देखेंगे क्या सीन है इसका। के एल, एल के बाद एम, व्हाट इज एम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, इसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स 3, कौन कौन से, एस एंड पी एंड डी, एस एंड पी एंड डी, हेलो जी, तीसरा भी हो गया, तीसरे के बाद चौथा, के एल एम एन, एन कैपिटल लिखो जी, चौथा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें 4 सब शेल्स होंगे, कौन कौन से, एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एस एंड पी एंड डी एंड एफ, हेलो जी, एस पी डी एंड एफ, एस पी डी एंड एफ जी। तो भाई यहाँ तक किसी को परेशानी है, एनीवन? सो हमने एक छोटा सा टेबल बनाया है, इस टेबल में अगर आप एक बात गौर करें तो जो मैंने मेन शेल्स के नाम लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, वो कैपिटल लेटर्स में उनका नाम है, और जो सब शेल्स हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम जो है वो लोअर केस के जो स्मॉलर लेटर्स हैं उनमें लिखा गया है, ठीक है। सो एक काम करें, आई थिंक मैं इसको छोटा सा एक नोट बना के यहाँ लिखवाना चाहता हूँ, क्या जनाब, बल्कि एक नोट यहाँ एक नोट यहाँ, ये तो डिपेंड करता है कि आप पर जगह है कि नहीं, या उधर जगह नहीं है साइड पे जगह बना लें, उधर नहीं है तो उधर बना लें, इधर नहीं है तो पेज के हेडर पे चले जाएं, कहीं पे भी साइड पे मैं एक जगह बना चुका हूँ। मैं क्या लिखूंगा जी, मेन शेल्स आर रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल लेटर्स, देखिए जी, मेन शेल्स आर, साइड नोट है कहीं पे भी, उसी के टेबल के नीचे लिख दो, कहीं वहाँ चाहे वो हेडर पे लिख दो। असल में ना हेडर पे हमको बड़ी स्पेशल चीज़ लिखते हैं, ये कोई इतनी स्पेशल चीज़ नहीं है कि जिसको मैं हेडर पे जाके लिखूँ, लेकिन अगर लिख चुके तो लिखो, मेन शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, मेन शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, whereas क्या, whereas सब शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, whereas सब शेल्स आर, अमीन क्या पूछना है, के एल एम एन, एक सीक्वेंस है पर्टिकुलर, वहाँ के एल एम एन 1 2 3 4 1 2 3 4 एस, एस एन पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, ठीक है जी, एस एस पी डी, एस पी डी एफ, ठीक है।
सो क्या लिखा जी हमने साइड पे, मेन शेल्स आर रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेटर्स वेयर एज सब शेल्स आर सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक लोअर केस लेटर्स, वेयर एज सब शेल्स आर सिंबलाइज्ड बाय स्मॉल लेटर्स लिख दें या लोअर केस लेटर्स लिख दीजिए जी। इससे ज़्यादा एक क्वांटम नंबर होगा तो फिर क्या होगा? क्या मतलब? मतलब MNO हाँ, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स 5 होंगे, तो उनके नाम SPDF के बाद आउट ऑफ सिलेबस हैं जी। तो बस नहीं, SPDF के बाद दोबारा ऐसा होगा, अल्लाह का नाम लो भाई, कुछ और होगा, वो कुछ और अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम F पे भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है भाई, मैं तो D को आधे रास्ते में जाके छोड़ दूंगा, ठीक है जी। F तक तो जाना बहुत दूर की बात है, और F के बाद जाना वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ A2 का सिलेबस भी है। बहरहाल यू नो, यहाँ तक अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करें। अभी मुझे आपको S का मतलब सिखाना है, फिर मुझे आपको P का मतलब सिखाना है, फिर मुझे आपको D का मतलब सिखाना है, फिर मुझे आपको F का मतलब सिखाना है। इससे पहले कि मैं इनके मतलब सिखाऊं, मुझे लगता है कि जितने भी सब शेल्स होते हैं इनके अंदर भी कुछ होता है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर भी डिफरेंट नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। लो जी, क्या लफ्ज मैंने बोला है, तो गौर से सुनिएगा। पहला था जी सर जी ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है शेल्स। शेल्स के अंदर क्या होता है? हमने कहा उसके अंदर सब शेल्स हैं। कौन कौन से हैं सर? के अंदर एस है, एल के अंदर एस एंड पी है, तो एम के अंदर एस पी डी है, एन के अंदर एस पी डी एफ है। इससे पहले कि मैं आपको एस और एस पी और एस पी डी और एस पी डी एफ समझाऊँ, मैं उससे मतलब यूँ समझे मैं वही समझा रहा हूँ। मैं बस अगली बात आपको ये बताने लगा हूँ कि हर सब शेल के अंदर क्या होता है। हर सब शेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। पहले क्या बोला था? हर शेल के अंदर क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा सब शेल्स होते हैं। अब ये बात कहने के बाद अगली बात क्या करने लगा हूँ, हर एक सब शेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब तक आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मीनिंग समझ नहीं आता, आई डोंट थिंक आपको सब शेल समझ आएगा। तो मुझे सब शेल की बात को समझाने के लिए मुझे लगता है मुझे ऑर्बिटल्स पे जाना पड़ेगा। मुझे टेबल के नीचे अगला जुमला लिखें जी। ईच सब शेल आपने पिछला जुमला क्या लिखा था टेबल से पहले? आपने टेबल से पहले लिखा है ईच मेन शेल इज कंपोज्ड ऑफ क्या? वन और मोर सब शेल्स। अब क्या लिखें? ईच सब शेल इज कंपोज्ड ऑफ क्या? ईच सब शेल इज कंपोज्ड ऑफ क्या? वन और मोर degenerate orbitals. Each subshell is composed of each what janab? Subshell is composed of what? One or more क्या चीज जी? Degenerate ऑर्बिटल्स जी। तो भाई ये हैं दो अल्फाज जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है जी। वन और मोर क्या बोला मैंने? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। वन और मोर क्या जनाब? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि यार ये ऑर्बिटल क्या होता है जी। ऑर्बिट का लफ्ज़ तो आपने सुना है, ऑर्बिटल का लफ्ज़ आपने कई दफ़ा सुन रहे हैं। ऑर्बिट क्या होता था सर? ऑर्बिट होता था। क्या होता था ऑर्बिट? सर वो एक सर्कुलर सा पाथ होता था, वो तो वही शेल को ही ऑर्बिट कहते थे सर। शेल होता था, ऑर्बिट। हाँ, ऑर्बिट ही होता है। ऑर्बिट और शेल पहले एक ही चीज़ होती थी। अब लफ्ज़ ऑर्बिट है ही नहीं, अब तो लफ्ज़ क्या है? अब तो लफ्ज़ है ऑर्बिटल। अब आप कहेंगे सर जी जैसे नहीं होता घरौंदा, नहीं ये कैसा होता? घरौंदा तो घर बहुत बड़ा होता है, घरौंदा छोटा सा होता है, ठीक है। उसी तरह की उर्दू अंग्रेजी मिली हुई है। एक होता ऑर्बिट, एक होता ऑर्बिटल, है जी। छोटा सा जो है वो क्या होगा? वो ऑर्बिटल होगा। अब वो कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, आई थिंक ऑर्बिटल का मीनिंग क्या है मैं इधर लिखवाऊंगा, वो मीनिंग जो आपने कभी ऑर्बिट के लिए लिखा था, जो आपने कभी शेल के लिए लिखा था।
क्या लिखा था आपने शेल के लिए? आपने पिछले कल के लेक्चर में शेल के लिए क्या लिखा है जी? शेल की प्री ऑर्डिनरी लेवल क्या है? पाथवे अलोंग विच, क्या लिखा जी? पाथवे फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन। लेट मी टेल यू, यही प्री ऑर्डिनरी लेवल ऑफ ऑर्बिटल है। पाथवे फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन को शेल नहीं कहते हैं, ऑर्बिट भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं। अच्छा, उसका अगला जुमला लिखें, पढ़े क्या लिखा है? पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। आपने गलत कहा है उसको, शेल शेल तो नहीं कहते। और जो ओ लेवल में शेल और ऑर्बिट था वो ऑर्बिटल था असल में, क्या था जी? अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है आपने? द रीजन वेयर क्या, वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये असल में शेल की डेफिनेशन नहीं है भाई, ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन है, ठीक है? तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है? ऑर्बिटल की डेफिनेशन के लिए क्या करेंगे जनाब साहब? बताएं जनाब, क्या लिखूं पहला जुमला? ऑर्बिटल क्या लिखें? पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन। अगला जुमला क्या लिखें? कल वाले 3 जुमले दोबारा रिपीट करें जी। पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इस जुमले को क्या 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 हमने काटा था? सर ये प्री ओ का जुमला है। ये जुमला क्या है? सर ये ओ लेवल का जुमला है। इसके बाद भी कुछ बोला होगा मैंने। इट इज द रीजन, रीजन मतलब स्पेस, अराउंड व्हाट? अराउंड द न्यूक्लियस, वेयर व्हाट? इज द रीजन और स्पेस, बल्कि नहीं, क्या कहते हैं? रीजन और स्पेस इज द रीजन और स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड while revolving around the आई थिंक ये जुमला हमने कहा था भाई हमारे एएस लेवल का। इसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है वैसे आपने, क्या लिखा हुआ है? एनर्जी लेवल्स, क्या लिखा हुआ है जी? तो सारी ये असल में एनर्जी लेवल तो ये होता है। इट इज क्या जी? इट इज द एनर्जी लेवल, the energy level of electron in क्या? is the energy level of electron in an atom। हेलो जी, ये जो 4 जुमले आपने कल किसके साथ लिखे थे भाई? आपने जो 4 जुमले कल शेल के साथ लिखे हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो चारों जुमले शेल के ऊपर अप्लाई नहीं होते, बल्कि वो चारों जुमले सब शेल के ऊपर भी अप्लाई नहीं होते, बल्कि वो चारों जुमले ऑर्बिटल के लिए अप्लाई होते हैं। ऑर्बिटल असल में क्या चीज़ है? ऑर्बिटल है पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल होता है पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ऑर्बिटल होता है रीजन और स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसके लिए कहीं ना अगर आप गूगल करें या कुछ करें तो वहाँ पे आपको जुमला मिलेगा, इज द रीजन और स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या मुझे लगे इससे पहले कि मैडम मुझे कुछ कह दें तो मैं खुद ही कह देता हूँ। क्या कहना चाहती हो भाई? मैंने कहा था कि हम estimated region किसी से आगे भी बोलो ना। estimated region in which an electron is एक्सपेक्टेड expected to reside, or रीजन वेयर एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेक्टेड टू क्या 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 estimated region where an electron इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइड while वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो मैंने इससे भी ज़्यादा अच्छा जुमला है, ज़्यादा आगे का बोला है क्या? हाँ जी, इज द रीजन वेयर क्या? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन व्हाट? इन एन एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे? जहाँ पे मिलेगा सबसे ज़्यादा जगह, जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ढूंढने की प्रोबेबिलिटी है, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को ऑर्बिटल कहते हैं। तो अगर आप ये जुमला भी लिखना चाहते हैं तो लिखें जनाब, बल्कि एक सेकेंड, एक और जुमला लिखेंगे। लिखें जी, इट्स द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। ये लिखें, द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम, ये लिखिए। या फिर लिखिए द रीजन
where what? The region where the probability of क्या? Of finding the electron, of finding an electron is maximum. इसके लिए कॉल अब लिखें. In simple words, it is the electronic cloud that resides around the nucleus. इस जगह को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, किसी किताब वाला क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड. क्या कहता है? कहते हैं इलेक्ट्रॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल तो है ही नहीं. कहते हैं वो तो आवारा सी चीज़ है, वो तो बादल है. हैं जी, पंछी आवारा है, वो बादल है, वो तो घूमता रहता है. तो उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. क्या? इलेक्ट्रॉन का एक कुछ है, इलेक्ट्रॉन का कुछ साया है वहाँ पर, कुछ जिन भूत रहते हैं. ठीक है, उस जिन भूत को या उस साये को उन्होंने क्या नाम रखा है? क्लाउड. किस चीज़ का क्लाउड? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड. तो एक और लफ्ज़ भी है जी, इट इज़ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड moving around is the electron cloud around the nucleus. It's the electron cloud around the nucleus. हेलो जी. अब जो नहीं बस बहुत आगे चला गया. यहाँ से आगे नहीं जा सकता जी, यहाँ से आगे नहीं जा सकता. स्पेस में ऐसे पढ़ा क्या था? नहीं उतना आगे इतना कभी भी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं. इधर आएंगे जी. और सेट मैंने कहा जी वो प्री ओ लेवल से निकला, ओ लेवल में गया, एएस में गया, ए2 में गया, और करते करते आपको पता है ये लफ्ज़ मैंने कहाँ से, ये वाला कहाँ से आ गया? ये ए2 का लफ्ज़ है. ये लफ्ज़ मैंने कहाँ से चुराया? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. दिस इज एफएससी का पार्ट 1, दिस इज एफएससी का पार्ट 2, एंड दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज फ्रॉम गूगल. हेलो जी, सारे लेवल्स आपके सामने आ गए जी कि किस किस लेवल का बच्चा क्या क्या जुमला इस्तेमाल करता है. प्री ओ लेवल कहता है जी पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन. थोड़ा बड़ा हो गया कहता है जी पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. फिर कहता है रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड अराउंड द न्यूक्लियस. एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम. रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. इज सिंपली एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस. तो आई थिंक यहाँ से आगे तो मैं नहीं करूँगा, मैंने सारी किताबें छान मारी हैं आपके सामने. ठीक है जी, सारे आपसे रिलेटेड लेवल्स आपके सामने मैंने रख दिए हैं. अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन? जी, गुड क्वेश्चन. एएस लेवल वाली. हाँ जी, कौन सी लिखेंगे जी? कहते हैं लिखेंगे कौन सी? जिस जुमले के आगे मैंने एएस लिखा है भाई वो लिखेंगे. क्या ये? रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड वाइल रिवॉल्विंग, व्हाटएवर. ठीक है, इस तरह का कोई जुमला लिखेंगे. कोई मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करिए. शेल्स कोई चीज़ ही नहीं होती. वो कहते हैं सर फिर अगर ऑर्बिटल्स की ये डेफिनेशन है तो फिर शेल्स की क्या डेफिनेशन है? और शेल्स तो कोई चीज़ ही नहीं भाई. शेल के अंदर क्या है? सब शेल भी कोई चीज़ नहीं है. उसके अंदर क्या है? असल में चीज़ क्या है? ऑर्बिटल्स हैं. असल कॉन्सेप्ट क्या है? असल कॉन्सेप्ट तो ऑर्बिटल्स हैं. हमने वो लेवल्स बनाए अंडरस्टैंडिंग के कि जनाब जी सर जी वो क्या होता है, पहले आप जो ओवरऑल चीज़ है उसको शेल कहते हैं, उसके अंदर जो चीज़ है उसको सब शेल कहते हैं, उसके अंदर जो चीज़ है उसको क्या कहते हैं? उसको ऑर्बिटल्स कहते हैं. ठीक है, अब ऑर्बिटल के अंदर क्या है? वैसे ऑर्बिटल के अंदर भी कुछ है. डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक है जी. खैर जो भी है, यहाँ से आगे मैं नहीं जाना चाह रहा. ठीक है, खैर क्या होता है? शेल में सब शेल में ऑर्बिटल. ऑर्बिटल में क्या है? ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन. चलो हाँ आसमान सर जी, ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन है जी जनाब. ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 2. अब्दुल्ला अनवर जी है. सुनिए जी क्या बात हो रही है? क्या हो रहा है जी? ऑर्बिटल के अंदर क्या है? वो जाते हैं भी, सफर करो ना. पहले तो एक और लफ्ज़ फंसा है हमारे पास. एक और लफ्ज़ कौन सा फंसा हुआ है जी? एक लफ्ज़ है डीजनरेट का लफ्ज़ फंसा हुआ है. इस डीजनरेट के लफ्ज़ को ज़रा क्लियर करते हैं. हमने कहा जी पुत्र, हाँ 2 पूछो. तो मेरे काम की तो जवाब दूंगा, अदरवाइज कहूँगा सॉरी. क्या कर रहे हैं?
ये तो दूसरी साइंस कौन सी मार दी है? न्यूक्लियस उसको बोल कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को, हाँ। और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द-गिर्द जैसे प्लैनेट्स हैं हाँ। उनके इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे प्लैनेट्स को उनको भी सूरज के अंदर चले जाना चाहिए। रेजिस्ट करते हैं ना अपनी- क्या रेजिस्ट करते हैं? उसकी बोल का अपनी एक्सप्रेशन से अपनी- हैं? ये कौन सी साइंस पढ़ रही हो मैडम? बड़ी गलत साइंस पढ़ रही हो। आई एम सो सॉरी, थोड़ी तुम्हारी साइंस का पैटर्न ख़राब है, ठीक है, ये गलत पढ़ा है आपने। नो नो सॉरी, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, इसको करेक्ट करता हूँ जी। सवाल का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि सर जी जो सूरज के इर्द गिर्द क्या हो रहा है, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल है उसका मुझे मतलब ऐसा लगा कि सर ये प्लैनेट्स को सूरज खींच रहे हैं। अच्छा मान लेता हूँ खींच रहे हैं, तो खींचते खींचते कहती है प्लैनेट सारे सूरज के अंदर क्यों नहीं चले जाते? ठीक है, मतलब बात तो ऐसी है ना, क्यों नहीं चले जाते भाई? पहले इसका जवाब दो ना तुम लोग। तुम्हारे जवाब से मैं सहमत नहीं हूँ, रेजिस्ट कुछ नहीं होता। ईजी हो जाओ थोड़ी देर के लिए, सवाल गलत है, उस गलती में ठीक करनी है, ठीक है, तो उसको सीखने के लिए आए हो तो थोड़ा ईजी होगी तो सीखोगी, अदरवाइज नहीं सीखोगी। जी भाई, असल में वो जो ग्रेविटी की फोर्स होती है ना, वो रेजिस्ट नहीं करती, इट बिहेव्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम अपनी तरफ खींचना नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में रखना होता है। तो जो बीच में फोर्स है सूरज के और जमीन के, दैट द फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल, इट इज नॉट दैट लीनियर फोर्स। ये है लीनियर फोर्स। ये क्या करती है? ये जिधर लगती है बंदे को भी किधर ले जाती है, बंदे को भी उधर ले जाती है। लेकिन 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 अगर कुछ यूं करो तो जो फोर्स लगती है वो क्या होती है? वो फोर्स यूं करके लगाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स लीनियर फोर्स जैसी नहीं होती। A2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है। अब उसी सवाल को मैं उधर लेके आता हूं कि सर अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, देयर इज नो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फोर्स इज नॉट लीनियर, दिस फोर्स इज ऑल्सो सेंट्रीपिटल। दिस बिहेव्स, ये क्या करती है भाई? ये भी उसको सिर्फ सर्कल में रखती है कि ना तुम करीब आना तो ना तुम दूर जाना। जैसे प्लेनेट है, ना सूरज के करीब जाता तो ना सूरज से, वो अपना उसको कोई एक्सेस थोड़ा टेढ़ा है तो गर्मी सर्दी हो जाती है, अदरवाइज मौसम भी एक जैसे ही रहता। उसका एक्सेस थोड़ा सा यूं हुआ है तो जब वो अपने पे भी घूमता है तो उधर भी घूमता है, तो कभी उसको थोड़ा गर्मी महसूस होती है, कभी उसको थोड़ी सर्दी महसूस होती है। बहरहाल 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 हम ये कहते हैं कि ना तो जिसका चांद का मदार चेंज होता है, ना ज़मीन का मदार चेंज होता है, किसी का भी ऑर्बिट चेंज नहीं होता, हर बंदा अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहा है भाई, ठीक है। ये कुरान की आयत भी है वैसे, चांद की ये मजाल नहीं कि पता नहीं सूरज के मदार में जा घुसे, सूरज की ये मजाल नहीं कि चांद के मदार में जा घुसे, सब अपने अपने क्या हो रहा है, सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। ये मदार का जो लफ्ज़ है ना, ऑर्बिट का लफ्ज़, ऑर्बिटल का लफ्ज़, प्योर अरबी में इसको मदार क्या कहते हैं जी? उर्दू में तो मदार कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं पता नहीं, अरबी की आयत ही भूल गई है। खैर जो भी है, अरबी में पढ़ना जो छोड़ दिया मैंने, कुछ होता है प्योर वर्ड वहाँ से निकाला गया है, ऑर्बिट वाला और मदार वाला वहाँ से लफ्ज़ निकाला गया है। बहरहाल 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 जो भी है भाई, क्या बता रहा था, उनका सवाल में कुछ गलती है। वो कह रही थी सर इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते क्या नहीं कर देते, घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर ही क्यों नहीं चले जाते? वो तो तब जाएं कि जब न्यूक्लियस के और उनके दरमियान में जो फोर्स है वो लीनियर हो, और लीनियर फोर्स उनको पकड़ के खींचे, खींचते खींचते न्यूक्लियस के अंदर ले आए। अब वो फोर्स लीनियर ही नहीं है तो क्यों खींच के अंदर लेकर आए? पहला तो जवाब ये है। वो फोर्स है कौन सी? कौन सी जी? सर सेंट्रीपिटल है। बस सर सेंट्रीपिटल क्या होता है मैंने आज ही सुबह A2 में ख़त्म किया है, ठीक है, तो मैं यहाँ तो नहीं कर सकता ना भाई सेंट्रीपिटल की बातें, ठीक है। तो आई थिंक बात तो हो गई है, ठीक है, जितनी हुई है उतनी तो लिख लेते हैं हम, जितनी हुई है उतनी तो लिख लेते हैं। किधर लिखें जी? जिस पेज पर आप मौजूद हैं उस पेज के हेडर पर लिखें जी, उस पेज के हेडर पर लिखें, ठीक है। क्या लिखना है जी? हाँ बहुत कुछ है, ये सवाल सही है, ये मैं समझाऊंगा, ये मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, समझाऊंगा पुत्र, सुथरा समझाऊंगा, डोंट वरी। दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स तो सारे एक ही रीजन में है ना, उधर तो आपस में क्या करेंगे, उधर तो आपस में रिपेल करेंगे। हाँ ये मेरा टॉपिक है, उधर की जो रिपल्शन है वो कैसे दूर होगी। एक ही रीजन में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उनकी रिपल्शन कैसे दूर होगी, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल है जी। इस सवाल को मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन इसको मैं नॉर्मल नोट्स में एड्रेस करूंगा।
अभी पेज के हेडर पे जरा उनका सवाल एड्रेस कर लूं। पेज के हेडर पे जाके लिखिए जी, क्या लिखना है, कौन सी फोर्स होती है, कौन, किसको कहा सेंट्रीपिटल। देखिए, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, there is an electrical force between the electrons and the nucleus. There is an electrical force between क्या, there is an electrical force between the electrons and the nucleus, and the nucleus. क्यों जी, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो बीच में क्या हुआ, प्लस माइनस के दरम्यान में कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ क्या, अट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या जो लिखें, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, आगे अट्रैक्शन भी लिखें, इलेक्ट्रिकल फोर्स कौन सी, ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। प्लीज एक वर्ड वहां पे एंटर करें, कौन सा वाला वर्ड, ऑफ अट्रैक्शन। देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ ब्रैकेट में नेगेटिव लिखें, एंड क्या, एंड द न्यूक्लियस, वहां न्यूक्लियस के साथ पॉजिटिव लिखें। आप जुमला कंप्लीट करते हैं, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस दैट बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट बिहेव्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स, that behaves as centripetal force। और अगर आप यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो उसको अंडरलाइन करके लिख दें A2 फिजिक्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में मजीद कोई बात होगी तो किधर होगी, वो A2 की फिजिक्स में होगी जी। ठीक है, कि जो गोल गोल घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है, ये किधर होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ से आती है, वगैरह वगैरह, इस पर मैं बात अभी नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल आपके सवाल जिस आर्ग्यूमेंट पे खड़ा कर रही थी, आर्ग्यूमेंट तो ख़त्म हो गया, सवाल है, ये सवाल भी ख़त्म हो गया। सवाल असल में कंफ्यूजन हो गई, कोई चीज़ पढ़ी थी समझ नहीं आई। हाँ, असल में तुमने जो कहीं पढ़ा है ना कि वो कुछ रेजिस्ट करता है, तो कुछ उसने, उस किताब वाले ने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किए हैं। जिस नावल में तुम ये स्टेटमेंट पढ़ रही हो कि जी पता नहीं वो कुछ रेजिस्ट करता है, उस वजह से वो करीब नहीं आता तो वो दूर रहता है, उसकी स्टेटमेंट्स साइंटिफिक नहीं है, उसकी स्टेटमेंट्स लिटरेचर जैसी हैं। क्योंकि नावल हमेशा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ में नहीं लिखा जाता। नॉवेल्स किन टर्मिनोलॉजीज़ में लिखे जाते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजीज़ काफ़ी सारी लिटरल होती हैं, तो उन टर्मिनोलॉजीज़ को तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं तो उनके खिलाफ हूँ। साइंस को साइंस के तरीके से पढ़ते होते हैं, साइंस को लिटरेचर के तरीके से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, बहरहाल कुछ और चीज़ पूछेंगे जी। खैर, तुमने जो सवाल पूछना था वो पूछ लो। मुझसे ये पूछना था कि वो उसके अंदर क्यों नहीं चला जाता। हाँ, इसलिए नहीं चला जाता कि वो फोर्स जो है वो यूं वाली नहीं है। बेशक अगर यूं है भी तो उसका मकसद सेंट्रीपिटल है। बोहर ने अपने एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग। इसका मतलब यही है, वो कहना चाह रहा है भाई वो एक ही पर्टिकुलर लेवल पे रहते हैं, उस लेवल से दूसरे लेवल पर नहीं जाते, या दूसरे लेवल से वापस पिछले लेवल पर नहीं आते। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी लेवल को चेंज करना पड़ेगा। तो जब तक उनकी एनर्जी लेवल चेंज नहीं होती, अब एनर्जी लेवल चेंज कैसे होती है, ये तो बहुत बात की बात है। ये तो तब समझ आएगा जब एनर्जी लेवल पूरी तरह समझ आ गया। हमें तो सही तरह पूरी तरह एनर्जी लेवल भी समझ नहीं आया हुआ, तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स प्लीज़। बहरहाल जी वापस चलते हैं जनाब, हमारी क्या बात चल रही थी। हमने पहले कहा कि शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल्स होते हैं। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा जी सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हमने ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है वो तो बात की बात है। पहले हमने ऑर्बिटल्स के बारे में कहा क्या है कि सारी ऑर्बिटल होता क्या है, पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन होता है, पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस होता है, एनर्जी लेवल होता है, रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम होता है। खैर जो भी होता है, इसमें किसी मसला है। ठीक है, अब जब ये जो लफ्ज़ मैंने लिखवाया है, ये जो लफ्ज़ मैंने लिखवाया है, इससे पहले कि मैं इस लफ्ज़ पे जाऊँ, आई थिंक मैं इसी को पूरा करूँगा जी। इसके नीचे एक और जुमला लिखिए जी, एनी ऑर्बिटल, लिखें जी, एनी ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम
of 2 electrons. Hello bhai. Any orbital can have a maximum of 2 electrons. Any orbital can have a maximum of 2 electrons. Any orbital can have a maximum of, तो 2 है कि 8 है कि 18 है, ये लड़ाई ही ख़त्म है भाई, हैं जी। वो तो शेल्स में लड़ाई होती थी कि पहले शेल में कितने हैं तो दूसरे में कितने हैं तो तीसरे में कितने हैं। मैं कह रहा हूँ ऑर्बिटल जैसा भी है, अगर वो ऑर्बिटल है, अगर वो रीजन है, अगर वो कोई स्पेस है, अगर वो कोई क्लाउड है, तो उस क्लाउड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ही कितने होंगे? कितने होंगे जी? 2। उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या होगी? उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन को कैसे कवर करेंगे, उस रिपल्शन को कैसे कंपनसेट करेंगे, ये हमारा कल का सवाल होगा। अभी हमारे चूँकि 7 o'clock हो चुके हैं, तो आई थिंक मैं केमिस्ट्री के बारे में इतनी ही बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से आगे कल के लेक्चर में केमिस्ट्री का लेक्चर डिज़ाइन करूँगा जी। कोई सवाल है अभी तक जो पढ़ाया है? एनीवन? नो? चलो जी, दैट्स इट। क्या करें जनाब साहब? फिज़िक्स की कोई वर्कशीट चल रही है? फिज़िक्स की कोई वर्कशीट चल रही है? सर सबूर एक चीज़ नोट करें, अगर वर्कशीट की प्रॉब्लम्स हो गई तो मंडे को टेस्ट है इनका। वो तो कॉन्सेप्ट नॉर्मल है, मैं तो अपने लिए नोट कर रहा हूँ, आपको तो पहले से पता होना चाहिए, हैं जी। हाँ अगर हो गई तो यस, ये गुड क्वेश्चन, गुड नोट पॉइंट। सर ज़रा आवाज़ दे दे इमरान को बाहर से। निकालो जी वर्कशीट निकालें प्रीफिक्सेस वाली। ठीक।